बहुत स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स बाय मयंक शर्मा पर। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ सुखी रूप से अपनी तैयारी को लेकर के चल रहे होंगे। आज की वीडियो है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की साइंस की क्लासेस जो चली हुई हैं हमारे चैनल पर, उसकी ये वीडियो है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या करवा दिया है उसके बारे में बता दूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि हम लोगों ने इससे पहले यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर साइंस का जो सिलेबस है उसका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है। उसके क्वेश्चंस और उसके टॉपिक सारे कंप्लीट करा दिए हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर है शुद्ध गति की, जो कि अभी चल रहा है, उसका भी हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 2 उसमें कर रहे हैं। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म करा जाए। चलिए बिना किसी देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। आज की सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करूँ तो क्या टॉपिक है, शुद्ध गति की चैप्टर नंबर 2 चला हुआ है आपका काइनेमेटिक्स। इसका जो पार्ट 2 है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति, ये यहाँ पर हम लोग ने चलाया हुआ है। और इसमें आज का टॉपिक है, हम लोगों ने इससे पहली वीडियो में सदिशों का योग जोड़ना उनको पढ़ लिया था, किस प्रकार से जोड़ेंगे। आज की वीडियो में पढ़ेंगे सदिशों का गुणन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का प्रोडक्ट। तो सदिशों का गुणन 2 प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं। सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणन, या फिर नंबर 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक जो है, 2 प्रकार से सदिशों का गुणन होता है। 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। जो फर्स्ट प्रकार है उसका नाम है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल या फिर बिंदु गुणन, यानी कि 2 सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट। इसको 2 सदिशों का अदिश गुणनफल या फिर बिंदु गुणन भी कहा जाता है। अब ये क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, मैं आप लोगों को बता दूं कैसे इसको करेंगे। देखिए, इसका परिभाषा बनाने के लिए पहले इसको समझना होगा कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल आखिर करते कैसे हैं। देखिए, अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि मान लिया 2 वेक्टर हैं, 2 सदिश हैं, एक वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B, इस तरीके से काम। अब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। कितना कोण है इन दोनों सदिशों के बीच का? थीटा कोण है। समझ में आ गई बात? थीटा कोण इन दोनों सदिशों के बीच का है, यानी कि ये दोनों सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर काम कर रहे हैं। अब इनका योग किस तरीके से होगा वो हम लोगों ने, परिणामी कैसे निकलेगा वो पिछली वीडियो में कर दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर से संबंधित सारी वीडियो मिल जाएंगी, जल्दी से जा करके चेक करें। अब इसमें अब आपको बता रहा हूँ कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे। सबसे पहले बात करी जाए कि अगर 2 सदिश A और B इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर, कितने कोण पर काम कर रहे हैं? थीटा कोण पर। अब उनका मुझे क्या करना है? अदिश गुणनफल करना है या फिर डॉट प्रोडक्ट करना है, बिंदु गुणन करना है। कैसे करूंगा? अब एक तो होता है सदिश और एक होता है उसका परिमाण। सदिश को जब भी लिखते हैं तो उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगर मैं इस सदिश के केवल परिमाण की बात करूं तो खाली A लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा दो तो उसमें दिशा भी आ जाएगी। तो बात समझ लेना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर खाली A लिख दिया, ये तो A के ऊपर ये चिन्ह लगा दिया तो इससे तो बन गया वेक्टर। अगर मैं खाली A लिख दूं बिना चिन्ह लगाए तो यह होगा इस सदिश का परिमाण। याद रखना, सही में आ गई। ऐसे ही वेक्टर B का परिमाण क्या हो जाएगा? B। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल आखिर क्या होगा। सिंपल सा रहेगा कि वेक्टर A का और वेक्टर B का अदिश गुणनफल, सिंपल गुणा का निशान तो ऐसे लगाते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा यहाँ पर।
जब भी सदिशों की गुणा की बात हो तो मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट लगा दिया बीच में यहाँ पर, क्योंकि इसे बिंदु गुणन भी कहते हैं। तो डॉट लगाया ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, यानी कि सदिश ए का सदिश बी से कौन सा गुणनफल है ये, अदिश गुणनफल। किसके बराबर होता है, याद रखना, पहला सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण, और दोनों के बीच जो कोण बना है थीटा, उसकी कोस, उसकी कोस। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है कि ए और बी का ये है अदिश गुणनफल, कहते हैं इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट याद रखना, दो प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं। तो अब ए का बी के साथ जो है अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण, इनटू में इसी गुणा में क्या आएगा, दोनों सदिशों के बीच जो कोण बना है उसकी कोस, यानी कि उसकी कोज्या। कोस को कोज्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं कोस को, कोज्या। कोज्या कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कोज्या, कोज्या, याद रखना। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दूं, परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा लिखनी नहीं आएगी, क्वेश्चंस आएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि ए डॉट बी, उन दो वेक्टर दिए होंगे, उनके परिमाण दिए होंगे 25, 26, और उनके बीच के बनने वाला कोण दिया होगा 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो उससे आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालनी पूछेगा कि बताइए डॉट प्रोडक्ट इनकी क्या होगी। अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ गुण मैं आप लोगों को बता दूं, कैसे 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 डॉट प्रोडक्ट के गुण होंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख दूं कि दो सदिशों का जो, अच्छा एक बात और बता दूं उसके बारे में कि जब भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, जब भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो हमेशा जो राशि मिलती है वो अदिश राशि मिलती है। कैसी राशि मिलती है, अदिश राशि, यानी कि जो ये ए बी कोस थीटा है ये अपने आप में कैसी राशि है, अदिश राशि प्राप्त होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो चुका होता है, अब ये हो गया ना ए बी कोस थीटा, तो ये ए बी कोस थीटा क्या कहलाया, अपने आप में एक अदिश राशि होता है। यानी कि जब भी दो सदिशों का मैं अदिश गुणनफल करूं या फिर बिंदु गुणन करूं या फिर डॉट प्रोडक्ट करूं, स्केलर प्रोडक्ट करूं, तो हमेशा जो भी राशि प्राप्त होती है इन दोनों दो सदिशों के अदिश गुणनफल से, डॉट प्रोडक्ट से, उस राशि को कहा जाता है अदिश राशि। वो हमेशा अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात दिमाग में याद रखना। तो मैं आप लोगों को परिभाषा लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा कि दो सदिशों का अदिश गुणन फल, परिभाषा यहां पर लिखी हुई है, रटनी नहीं है। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, यानी कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वह उन सदिशों के परिमाणों, ये परिमाण है उनके परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या कोस के गुणनफल के बराबर होता है। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। यह अदिश राशि होती है, मैंने बताया था आप लोगों को, जो उन सदिशों के परिमाणों यानी कि ए बी तथा उनके बीच बनने वाले कोण थीटा की कोज्या यानी कि कोस के गुणनफल के बराबर होती है। ये आप लोग नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण, तो सबसे पहले इसके उदाहरण की बात करूं तो कार्य का जो फॉर्मूला है वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कार्य नंबर ए एग्जाम्पल कार्य, कैसे कैसे मैं आप लोगों को बताऊं कार्य को समझा करके। यहाँ पर ले लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ अब थोड़ी देर के लिए। मान लिया ये एक गुटका है और गुटके पर एक रस्सा बंधा हुआ है यहाँ से ऐसे, और इस रस्से को आप लोग खींच रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर खींच रहा है ऐसे आगे की तरफ। तो जब गुटके से कुछ कोण बनाते हुए है, ये क्षैतिज दिशा है, ये है क्षैतिज दिशा, ये भी एक क्षैतिज है। ठीक है, तो क्षैतिज से थीटा कोण पर यदि कोई इसे खींच रहा है तो जब भी गुटका इसी दिशा में जाएगा, जब भी गुटका आगे की तरफ निकलेगा इसी दिशा में, तो विस्थापन ये रहा यहाँ पर, इसे कहते हैं विस्थापन एस। ये मान लिया बल लगा रहा है कोई व्यक्ति इस पर एफ बल लगा रहा है। जब बल लगेगा तभी कार्य होगा, याद रखना।
कोई व्यक्ति इस गुटके पर F बल लगाकर इसको धकेल रहा है तो गुटका इसी दिशा में धकेलेगा आगे की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो बल है, बल के कोई भी वेक्टर काम, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी वेक्टर किसी भी कोण पर काम कर रहा हो, मान लिया ये थीटा कोण पर काम कर रहा है क्षैतिज से, तो इसके दो अवयव जरूर होते हैं इसके पीछे, एक क्षैतिज अवयव, एक ऊर्ध्व अवयव। क्षैतिज अवयव हमेशा एक कोस थीटा लिखते हैं, जो वेक्टर होता है उसके कोस, जो वेक्टर होता है उसके साइन लगा दो, ए साइन थीटा, वो उसका ऊर्ध्व घटक होता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। ऐसे ही ये बल F है तो उसका ऊर्ध्व घटक ऐसे काम कर रहा होगा, क्षैतिज घटक ऐसे काम कर रहा होगा। तो क्षैतिज घटक क्या होगा, ये F कोस थीटा होगा। क्या होगा, F कोस थीटा। ये ऊपर वाला क्या होगा, F साइन थीटा होगा। तो इसके आगे चलने में कौन योगदान दे रहा है, ये F कोस थीटा योगदान दे रहा है। यही तो बल है, और विस्थापन भी इसी दिशा में है, S विस्थापन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्य का फॉर्मूला, कार्य बराबर बल गुणा दूरी। ठीक है, बल गुणा दूरी, यानी कि बल तो अपना यहां पर लगता है F कोस थीटा। असल में तो यही लगा ना, क्षैतिज घटक तो इसी कारण, और दूरी कितनी है यहाँ पर, विस्थापन कितना है, S। सही में आ गई बात आपको। तो W बराबर क्या आएगा, F S कोस थीटा। देखिए इसके आगे बढ़ने में, मान लिया गुटका यहाँ से खिसक करके यहाँ पर पहुंच गया, तो बल के किस घटक का योगदान है, क्षैतिज घटक का योगदान है, कोस थीटा का योगदान है। ये बात आप लोगों को आज से पहले किसी टीचर ने नहीं पढ़ाई होगी, पहली बार पढ़ रहे हो, याद रखना। लोग कह देते हैं बस बल की गुणा कर दो, ऐसे नहीं है। बल के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो जिस अगर विस्थापन हो रहा है तो बल का यहाँ पर हमेशा, अगर बल किसी कोण पर काम कर रहा है तो हमेशा उसके हम लोग कंपोनेंट देखेंगे, और जो विस्थापन होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो वो हमेशा बल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, इनके क्षैतिज घटक की वजह से होगा, Fs कोस थीटा। तो बल नहीं लूंगा, बल की जगह बल का क्षैतिज घटक लूंगा। ये बल है और ये विस्थापन है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल F कोस थीटा, विस्थापन S। तो फॉर्मूला बनेगा Fs कोस थीटा। तो क्या बल एक अपने आप में सदिश राशि है, बल बिल्कुल है। क्या विस्थापन अपने आप में सदिश राशि है, बिल्कुल है। तो क्या मैं, ये एक प्रकार की ऐसी फॉर्म नहीं बनेगी जैसी ये, बस A की जगह F है, B की जगह S है, कोस थीटा जो का तो। सही में आ गई बात। तो मैं क्या W को F डॉट S नहीं लिख सकता, क्या W को F डॉट S नहीं लिख सकता क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल W को F डॉट S लिख सकता हूं। अगर ये A की जगह, इस A की जगह F है और B की जगह क्या है, S है, तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट खोल दूं, अदिश गुणनफल खोल दूं, तो F, इसका परिमाण F, इसका परिमाण S, और दोनों के बीच का जो कोण है थीटा, उसकी कोस थीटा। तो याद रखना, कार्य हमेशा बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसलिए कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अभी तो बताया मैंने कि जब भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं या फिर अदिश गुणनफल करते हैं तो जो राशि मिलती है वह राशि अदिश राशि होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर W भी बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से प्राप्त हुआ, डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त हुआ, इसलिए कार्य भी कैसी राशि कहलाई, अदिश राशि होगी। अब बात करते हैं क्या इसके और भी उदाहरण होते हैं दैनिक जीवन में। जी हाँ, उदाहरण नंबर B, फ्लक्स, चाहे वो चुंबकीय फ्लक्स हो चाहे वो वैद्युत फ्लक्स हो। फाई E बराबर E डॉट A, ये E डॉट A यानी इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्रफल सदिश। फाई B यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, ये होता है B डॉट A यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना, एक एग्जाम्पल W का है, एक एग्जाम्पल इसका है। इनको आप लोग नोट करिए जल्दी। इसके बाद अदिश गुणनफल के कुछ और फैक्ट बताता हूं, इनको आप लोग नोट। अब अदिश गुणनफल से संबंधित और फैक्ट डिस्कस करते हैं। क्या है, मैं आपको बता दूं कि अब अदिश गुणनफल अलग अलग कंडीशन लगाएंगे थीटा की। ये जो कोण थीटा है इसकी अलग अलग कंडीशन लगाएंगे कि जब थीटा 0 होगा तो अदिश गुणनफल क्या आएगा, जब 90 डिग्री होगा तो अदिश गुणनफल क्या आएगा, और जब 180 डिग्री होगा तो अदिश गुणनफल क्या आएगा। यानी कि मैं 3 कंडीशन आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी कंडीशन याद नहीं रखनी है। कि जब दो सदिश एक दूसरे के समानांतर है, जब दो सदिश
एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी कि ऐसे, या तो एक के ऊपर एक, यानी कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हैं। याद रखना, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों स्थिति एक जैसी हैं जब दो सदिश एक ही दिशा में हैं। जब दो सदिश एक ही दिशा में है, दिशा में है या फिर समांतर है, या फिर क्या है, समानांतर है, समांतर, पैरेलल। जब इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो सदिश समांतर हैं तो अदिश गुणनफल क्या होगा। तो याद रखना, जब भी कोई दो सदिश समानांतर होते हैं तो उनके बीच का कोण थीटा शून्य होता है, 0 डिग्री होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 0 डिग्री होगी इस स्पेशल कंडीशन में। ये विशेष स्थिति है। कैसी स्थिति है, विशेष स्थिति है, याद रखना। तो अब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा ए और डॉट बी, यानी कि ए का बी से अदिश गुणनफल निकालूंगा। तो क्या आएगा, ए का परिमाण, बी का परिमाण, दोनों के बीच बनने वाले कोण की कोज्या थीटा की। तब ए बी कोस थीटा की जगह क्या रखूंगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान होता है 1, तो ए बी। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कम से कम आनी चाहिए। आप लोगों को साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सब के मान 0 से लेकर के 90 डिग्री तक पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। वो आप लोग अपनी कॉपी से तैयार कर लीजिएगा, अपनी बुक्स से। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ बीच में। देखिए ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, जब ये समांतर है, एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 डिग्री रखा, तो ए बी। यानी कि जब दो सदिश समांतर होते हैं या फिर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ये सदिश हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखना, ये पॉइंट नोट करना अपनी बुक में। इससे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इससे अगला पॉइंट, ये डस्टर उठा लूं मैं अपना। इससे अगला पॉइंट क्या है, देखिए हाथ में इसको रोक दिया। इससे अगला पॉइंट है कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, लंबवत हों, लंबवत हों, यानी कि 90 डिग्री पर काम कर रहे हो। कितने पर, 90 डिग्री पर। याद रखना, लंबवत होने का मतलब है कि यदि वेक्टर ए ये है तो वेक्टर बी इससे 90 डिग्री पर, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है ऐसे 90 डिग्री पर। दोनों सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री पर काम, ऐसे भी कर सकते हैं, सामने भी कर सकते हैं 3D अगर इमेज है तो। याद रखना, दो सदिश वेक्टर बी, अब ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर काम कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। याद रखना, तो अब अदिश गुणनफल क्या होगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, इसका परिमाण बी, दोनों के बीच बनने वाले कोण की कोज्या। कितना कोण बनना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख दो। ए बी 0, कोस 90 का मान 0 होता है तो सब 0 आ जाएगा। तो याद हमेशा एक बात रखनी है हम लोगों को कि जब भी दो सदिश एक दूसरे से लंबवत काम कर रहे हो, 90 डिग्री पर काम कर रहे हो, तो उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैंने बता दिया कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों या फिर एक ही दिशा में काम कर रहे हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि जब दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री पर काम कर रहे हो या फिर लंबवत हो एक दूसरे को से तो उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। कैसे शून्य होता है मैंने बता दिया। अगली कंडीशन क्या है कि जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हो, एक दूसरे के विपरीत हो, एकदम उल्टे।
कैसी होगी कंडीशन? मान लिया वेक्टर ए इस दिशा में काम कर रहा है तो वेक्टर बी इसके बिल्कुल उल्टा। वेक्टर ए इस दिशा में, वेक्टर बी इस दिशा में, तो कोण जब भी विपरीत काम करते हैं तो कोण कितना होता है? ये 180 डिग्री, 180 डिग्री। याद रखना, जब भी दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हों तो दोनों के बीच में कितना कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तब अदिश गुणनफल क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण, दोनों के बीच बनने वाले कोण की कोस। तो कितना कोण बनना है? 180 डिग्री। और कोस 180 का मान होता है -1। क्या होता है? -1, यानी कि ए माइनस ए बी, माइनस ए बी। याद रखना है आप लोगों को कि जब भी दो सदिश एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हों तो उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तीनों चीज आप लोग अपनी बुक में नोट कीजिएगा। इससे बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सेकंड नंबर, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए पिछला प्रोडक्ट, पिछली जो गुणा पढ़ी वो पढ़ी हमने डॉट, उसको रिप्रेजेंट करते थे डॉट से, यानी कि ए डॉट बी। लेकिन इसको करेंगे क्रॉस से, ए बीच में क्रॉस का निशान लगाएंगे बी। तो याद रखना ये तो है अदिश गुणनफल और ये कौन सा है? सदिश गुणनफल। दिमाग में यह बात आप लोगों को हमेशा रखनी है, ठीक है? क्या रखनी है दिमाग में बात कि ये तो अदिश गुणनफल है और ये सदिश गुणनफल है, ठीक है? चलिए देखते हैं। अब हाथ से इसको करना पड़ रहा है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है आप लोगों को बता दूं कि वही बात है जो पहले थी। अब वही दो सदिश हैं। मान लिया सदिश वेक्टर ए है और एक सदिश वेक्टर बी, इस तरीके से ये भी किसी कोण पर काम कर रहे हैं, थीटा कोण पर लगे हुए हैं। अब इन सदिशों का निकालना है मुझे सदिश गुणनफल। कैसा गुणनफल? सदिश गुणनफल, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो एक बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जब मैंने दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया था, डॉट प्रोडक्ट किया था, बिंदु गुणन किया था, तो जो उनसे राशि प्राप्त हुई थी, जैसे कार्य, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, तो ये क्या थी? अपने आप में एक अदिश राशि थी। जबकि यहां पर स्थिति उल्टी है। अगर मैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल करता हूं और जो गुणा करके हम लोगों को मिलती है राशि, वो राशि यहां पर हमेशा अदिश राशि नहीं होती, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। याद रखना, जब भी दो सदिशों का मैं सदिश गुणनफल करूंगा तो जो मिलने वाली राशि होगी सदिश गुणनफल करने के बाद, वो राशि अपने आप में एक वेक्टर होती है, सदिश होती है वो अपने आप में। कैसे? मैं आपको बताऊं। अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी थीटा कोण पर काम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट कही जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी? ए क्रॉस बी। आप लोग इससे पहचान कर लोगे कि दो सदिश ए और बी हैं, उनका कैसा गुणनफल हो रहा है? सदिश गुणनफल हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो क्या लिखा जाएगा? पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इनटू जो इनके बीच में बनने वाला कोण है थीटा, उसकी अब की बार साइन लेंगे। क्या लेंगे? अब की बार साइन लेंगे, उसकी ज्या लेंगे। ज्या लेंगे, क्यों लेंगे ज्या वो भी बताऊंगा। इससे बाद लिखा जाता है यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन। अभी यूनिट वेक्टर क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए जब भी बात होती है इस प्रकार के चित्र की, तो याद रखना ये भी, अब ये जो लिखा है मैंने, ये राशि जो प्राप्त हुई, जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो राशि ये मिली मुझे, ये राशि अपने आप में क्या होती है? एक सदिश राशि है। कैसी है ये? सदिश राशि। यानी कि दो सदिशों का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमेशा सदिश राशि प्राप्त होगी, यानी कि इसकी भी कोई ना कोई दिशा होगी, इसकी भी कोई ना कोई दिशा होगी, क्योंकि ये सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होती है मैं बता दूं,
जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है इन दोनों के लंबवत होती है इसकी दिशा, इन दोनों के लंबवत होती है इसकी दिशा, इन दोनों से 90 डिग्री पर, इससे भी 90 डिग्री पर और इससे भी 90 डिग्री पर। कैसे, आपको डायग्राम बना करके मैं बता रहा हूं कैसे 90 डिग्री पर होती होगी। मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसे काम कर रहे हैं। देखिए 90 डिग्री कुछ किसी न किसी कोण पर काम कर रहे हैं, मैंने ऐसे पढ़ा दिए हैं, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। ये ऐसे 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं ऐसे, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो वो ऐसे ऊपर की तरफ, या तो ऊपर की तरफ इन दोनों से 90 डिग्री पर होगा, इससे भी 90 डिग्री पर और देखिए इससे भी 90 डिग्री पर है, दोनों से 90 डिग्री पर ऊपर हो सकता है या वो नीचे हो सकता है, याद रखना। तो ये है, ये लाल वाला जो पेन है, ये पेन क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमेशा ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी थीटा कोण पर हैं ऐसे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो भी अपने आप में एक सदिश राशि होगी, यानी कि लाल पेन भी सदिश राशि होगी। तो ये ऊपर ऐसे होगा, यानी कि इन दोनों से 90 डिग्री पर, इन दोनों के लंबवत होगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। याद रखना, अगर पूछे कि दो राशियों का सदिश गुणनफल करने के बाद जो राशि मिलती है ये, इसकी दिशा क्या होती है, तो जिन सदिशों का गुणनफल करने के बाद ये राशि मिली उन सदिशों के 90 डिग्री पर उसकी दिशा होती है। यानी कि हमेशा सदिश राशि जो प्राप्त होती है गुणा करने के बाद वो राशि, उसकी दिशा हमेशा उन सदिशों के लंबवत होती है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये याद रखना आप लोगों को बात। तो ये किसकी दिशा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, ये ए बी साइन थीटा है। ये क्या है, ये क्या है, ए बी साइन थीटा, ऊपर की तरफ क्या है इसकी दिशा, ए बी साइन थीटा की दिशा ऊपर की तरफ, याद रखना लंबवत, इससे भी 90 डिग्री पर। देखिए यहाँ पर ये भी 90 डिग्री कोण बनेगा, ये आपको बोर्ड पर दिखा नहीं सकता मैं, याद रखनी आप लोगों को बात। ये अब ये साइन क्यों लिया, क्योंकि साइन लंब को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए साइन आया, और लंब इसका मतलब इन दोनों के लंबवत, याद रखनी आप लोगों के बात। तो आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बोलकर बता रहा हूं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल वह सदिश राशि है, यह भी एक सदिश राशि है जो कि उन सदिशों के परिमाणों एवं उनके बीच के कोण की साइन को कहते हैं ज्या, उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और इसकी दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत होती है। याद रखनी आप लोगों को ये बात, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। देखिए परिभाषा मैंने लिखवा दी यहां पर आप लोगों को कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल या फिर क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश राशि होती है। बिल्कुल ये पूरे सदिश राशि होगी, वहां क्या थी, अदिश राशि थी। अदिश गुणनफल में एक सदिश राशि है जो उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल, यानी कि ए बी इसका परिमाण और इसका परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या यानी कि थीटा की साइन के गुणनफल के बराबर होती है। अब ये सदिश राशि है तो उसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा उन सदिशों के लंबवत होती है, या तो ऊपर या तो नीचे। यह बात आप लोगों को याद रखनी है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं वे समझने जरूरी हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल नंबर ए इसका जो है वो है बल आघूर्ण। क्या है, बल आघूर्ण। याद रखना बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किस किस के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, टो बराबर होता है एफ के और आर के। यह है किर रेखा के बीच की लंबवत दूरी, और ये बल, यानी कि बल और दूरी के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, हमें बल आघूर्ण मिलता है, जो कि अपने आप में एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा क्या होगी, बल और जो त्रिज्या सी है लंबवत दूरी, इन दोनों के जो है लंबवत होगी बल आघूर्ण की दिशा। ठीक है, अगला है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग भी अपने आप में एक सदिश राशि है, यानी कि जितनी भी सदिश राशि आपको दिखाई दे रही हैं उनके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा अन्य दो वेक्टर का। अब कोणीय संवेग सदिश राशि है, ये भी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये P के रेखीय संवेग के और R के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। अगर मैं P और R का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो यह राशि भी सदिश राशि होनी चाहिए। J और J को कहते हैं कोणीय संवेग। अगला उदाहरण जो इसका है, अगला उदाहरण है इसका रेखीय वेग। रेखीय वेग किसे कोण, रेखीय वेग एक सदिश राशि है, इसे कहते हैं v। ये R के और ओमेगा के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। R का मतलब वह त्रिज्या और ओमेगा का मतलब कोणीय वेग। तो ये तीन एग्जाम्पल आप लोग इसके नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, यह नोट करिएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट। क्या फैक्ट हैं, वही तीन जो कहता हूं कि जब एक दूसरे के समांतर हों तब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा,
जब 90 डिग्री पर हो तब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जब विपरीत हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। वैसे आप लोग उतने होशियार बन चुके हैं कि निकाल सकते हैं, मुझे कष्ट नहीं दें, फिर भी मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। सबसे पहले बात करी जाए कि जब समांतर हों, जब दो सदिश समांतर हों या फिर एक ही दिशा में हो, जब समांतर हों और एक ही दिशा में हो, शॉर्टकट फॉर्म में फटाफट से लिख लो। कैसे? तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है। क्या होता है थीटा का मान? 0 डिग्री। ये भी थोड़ी देर पहले कराया। तो ए क्रॉस बी क्या होगा उस स्थिति में? क्या लिखते हैं? पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण, दोनों के बीच के कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा, और ए बी थीटा की जगह में 0 रखूंगा तो 0, साइन 0 का मान होता है 0, तो 0। याद रखना, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों या फिर एक ही दिशा में काम कर रहे हों ऐसे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। याद रखना आप लोगों को बात। सेकंड कंडीशन क्या आती कि जब एक दूसरे के लंबवत हो, जब एक दूसरे के लंबवत हो, जब एक दूसरे के लंबवत हो, तो थीटा बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है थीटा बराबर? 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी का क्या मान आएगा? ए क्रॉस बी का क्या मान आएगा? ए बी साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1 यानी कि ए बी। तो इसमें पॉइंट आप लोग नोट करना कि जब एक दूसरे के लंबवत दो सदिश काम कर रहे हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणनफल हमेशा उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहले का परिमाण या दूसरे का परिमाण, याद रखना ये पॉइंट भी। थर्ड नंबर पॉइंट कि जब सदिश विपरीत काम कर रहे हों, जब सदिश विपरीत हों, क्या हों? विपरीत हों। ठीक है, विपरीत हों का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है ये आप लोगों को याद रखना है। साइन 180 डिग्री का मान होता है 0, तो ये 0 याद रखना। जब भी दो सदिश एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? शून्य होता है। साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90, कॉस 90 का मान 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना। जब समांतर हो तब भी शून्य मान होता है, जब विपरीत हो तब भी शून्य होता है सदिश गुणनफल का मान। चलिए नोट कीजिएगा इसको अपने नोटबुक में। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये शुद्ध गति की चैप्टर चला हुआ है और इसके जो अंतिम टॉपिक है हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया कि सदिश विश्लेषण। अब जो इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है गुरुत्वांतर्गत प्रक्षेप्य गति। इसको पूरा करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन की वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक ये, इससे पहले जो पढ़ लिया था वो पढ़ लिया। गुरुत्वांतर्गत प्रक्षेप्य गति यानी कि मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी, या ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होती है। कैसे आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर है क्या। तो इसको समझने के लिए हम लोगों के पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु को अगर फेंका जाए तो फेंकने के तरीके कितने हो सकते हैं मैं आपको बताता दूं। कैसे फेंक सकते हैं हम लोग। एक तो ये वस्तु है, मान लिया ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दी बिल्कुल सीधा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ फेंक दी बिल्कुल सीधा। और एक तरीका है ना तो ऊपर की तरफ फेंकूं ना तो नीचे की तरफ फेंकूं, मैं तो बीच में फेंकता हूं किसी कोण पर, बीच में, यानी कि ऊपर को कहते हैं ऊर्ध्वाधर और इसे कहते हैं क्षैतिज। ना तो ऊर्ध्वाधर फेंकी ना क्षैतिज फेंकी, बिल्कुल ऊर्ध्व और क्षैतिज के बीच में किसी कोण से फेंक दी। तो जब किसी कोण से फेंकता हूं तो वो गति क्या होती है? वो गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि सिंपल की फैक्ट क्या है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग किसी भी दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु कैसे गति करती है। मान लिया वस्तु मैंने ऊपर नहीं फेंकी, ऐसे थोड़ी सी तिरछी करके ऐसे फेंक दी, थोड़ी सी तिरछी करके ऐसे फेंक दी तो वस्तु ऐसे जाएगी। ये गई ऐसे और ये पड़ी ऐसे, ये चली ऐसे और ये गिरेगी ऐसे। गिरेगी या नहीं गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। तो ये एक
कर्व पर गति करती है, एक वक्र पर गति करती है, परवलय बनाती है। तो इस परवलय टाइप की गति को ही क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये यहाँ से चलेगी और फिर जमीन पर आकर के गिरेगी तो पृथ्वी से आकर्षित भी करती है। तो इसलिए कहा मैंने कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत प्रक्षेप्य की गति। याद रखना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। ये एक वक्र पर गति करता है। ये वस्तु, जो वस्तु फेंकी जा रही है, ये वस्तु कहलाती है प्रक्षेप्य। जो इसने अपना रास्ता अपनाया जाने का, वो वक्र पथ होता है और इसको कहते हैं प्रक्षेप्य का पथ। याद रखना आप लोगों को। तो हमेशा याद रखना कि जब किसी वस्तु को, देखिए इसका मैं आप लोगों को डायग्राम बनाता हूं। ये तो क्षैतिज दिशा हो गई, ये तो क्षैतिज दिशा हो गई ऐसी, ये आगे तक बना दूं। और ये हो गई ऊपर ऊर्ध्व, ये हो गई ऊपर ऊर्ध्व दिशा। कोई भी अक्ष मान ली, ये एक्स अक्ष है और ये कैसी अक्ष है? वाई अक्ष। वाई अक्ष ऊर्ध्व को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स अक्ष क्षैतिज को। तो मैंने ऊर्ध्वाधर दिशा, मान लिया कोई वस्तु यहां से फेंकी इस बिंदु से, ना तो ऊपर की तरफ फेंकी, थोड़ा कोण बनाते हुए फेंक दिया ऐसे, ये फेंक दिया ऐसे, तो ये फेंकती हुई ऐसे जाएगी, फिर ऊपर हाइट पकड़ेगी और फिर नीचे ऐसे गिर जाएगी। याद रखना आप लोगों को ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ऐसे फेंकोगे ना थीटा कोण पर, कितने कोण पर फेंको? थीटा 0 कोण पर फेंक दी, मान लिया इनिशियल कोण थीटा नॉट कोण पर मैंने ये आपको थीटा कोण पर फेंक दी, मान लिया कितने कोण पर फेंक दी? थीटा कोण पर फेंक दी ऐसे, ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग। जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग, यानी कि इसमें नहीं फेंकी, ऊपर नहीं फेंकी, थोड़ा सा कोण बना दिया, ऐसे फेंक दी, ऐसे फेंक दी थोड़ा सा कोण बनाते हुए, तो कैसे गिरेगी? एक वक्र पथ अपनाएगी, कर्व अपनाएगी, यहां पर गिर जाएगी। तो गिर रही है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी है, तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ये गति हुई। फेंकने का जो वेग था वो एक प्रारंभिक वेग रहा होगा कुछ भी, उसको मान लो u वेग। कौन सा वेग? u। तो u वेग इस कोण पर था, तो वेग सदिश राशि होती है, तो उसका क्षैतिज घटक ux और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? uy। इस तरीके से होगा। समझ में आ गई बात है आपको, आप लोगों को? क्योंकि वेग सदिश राशि है और ये थीटा कोण पर काम कर रहा है, तो क्षैतिज घटक को कहते हैं यहाँ पर, सॉरी ये ऊर्ध्व घटक है और यह है क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक को कहते हैं ux, यानी कि u cos थीटा होगा। ये क्या होगा? ये u cos थीटा। इसको कहते हैं uy, ये क्या होगा? u sin थीटा। याद रखना आप लोगों को ये बात, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग शुरू में ही होता है, जब जिस वेग से फेंकते हैं उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। थोड़ी देर बाद ये वेग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब ये प्रारंभिक वेग नहीं रहा, कुछ ना कुछ अंतिम वेग हो गया, तो इसको नाम दिया मैंने v, और इसे कहते हैं यहाँ पर vx और ये है vy। जब ये एक सबसे ऊंचाई पर भी जाएगा, एक स्थिति में ये सबसे ऊंचाई पर भी जाएगा, सबसे ऊंचाई पर, तो ये महत्तम अधिकतम हाइट है, तो यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? उसकी हाइट कहते हैं। जब वो अपने अधिकतम बिंदु पर होता है प्रक्षेप्य जो फेंका जा रहा है, तो वो उसकी क्या होती है? हाइट होती है, प्रक्षेप्य की ऊंचाई होती है। क्षैतिज से उसकी ऊंचाई काउंट कर ली, जब वो सबसे ऊंचे बिंदु पर हो अपने, तो वो क्या होती है? उसकी हाइट कहलाती है। तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई ये रही, यही निकालने आएगी आप एग्जाम में, ठीक है। तो इस बिंदु पर क्या होता है? हमेशा इस प्रकार से केवल क्षैतिज घटक बचता है, vx क्यों बचता है? इसके लिए आप 11th का बैच ज्वाइन कर ले हमारे यहाँ पर। आप लोगों को साइंटिस्ट नहीं बनना है, सिर्फ इतना ही सोचना है कि एग्जाम में क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे नीचे गिरना यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को बता दूँ मैं कि यहाँ पर v की दिशा ये बनेगी थीटा कोण पर, यहाँ से थीटा कोण पर, ये थीटा कोण यहाँ रहा, अभी थीटा कोण ऊपर बनेगा ऐसे, तो ये vx होगा और ये vy होगा, और यहाँ पर आकर के ये गिर जाएगा, यहाँ पर आकर के ये गिर जाएगा। यहाँ याद रखना आप लोगों को बात, यहाँ पर क्या होगा? केवल गिर जाएगा आकर के। समझ में आ गई बात आप लोगों को? यहाँ से स्टार्ट हुआ, वक्र बनाते हुए ऐसे गिर गया, तो इसने एक मैक्सिमम हाइट भी तय करी। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि छोड़ने के तुरंत बाद और गिरने से ठीक पहले तक इसने इस प्रक्रिया में, छोड़ने के बाद और गिरने तक इसने कुछ ना कुछ समय भी लिया होगा। उड़ान का समय, ठीक है, उड़ते समय ऊपर इसने हवा में कुछ दूरी तय करी है, तो उसमें समय भी लिया होगा, तो उसे कहते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। यह है जब सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है अपने और उसकी क्षति से दूरी काउंट कर ली, तो वो होती है उसकी हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल।
और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि उसने एक तो दूरी तय करी ऊपर ये वाली, और फिर नीचे दूरी, ये तो है उसकी वक्र दूरी, और एक सीधी दूरी भी तय करी होगी, जहां से शुरू किया था और जहां पर गिरा। और इस सीधी दूरी को, इस क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य की परास कहते हैं। यानी कि प्रक्षेप्य ने जहां से शुरू हुआ और जहां पर गिरा जाकर के जितनी क्षैतिज दूरी तय करी, ये तो ऊपर तो ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये ऊर्ध्वाधर दूरी को कहते हैं हाइट। एक होती है क्षैतिज दूरी, जितनी उसने एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी दूरी तय करी वो होती है उस प्रक्षेप्य की परास, यानी कि उसकी रेंज। इसे कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कहां से कहां तक की रेंज है इसकी, ये कहते हैं इसे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। याद रखना आप लोगों को। तो इसकी परिभाषा आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोलकर आप लोगों को बता रहा हूं कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, उससे अलग किसी भी दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु एक ऐसे मार्ग पर गति करती है, एक वक्र पर गति करती है, तो वस्तु की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जो वस्तु फेंकी गई है उसे प्रक्षेप्य, और जो उसके द्वारा रास्ता अपनाया गया है उसे प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं, और जो कि परवलयाकार होता है और ये गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति करता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं प्रक्षेप्य गति के, वे आप लोगों को याद रखने हैं। कोई सा भी उदाहरण ले लो। मान लिया कोई बैट्समैन क्रिकेट मैच के दौरान बल्ला लेकर के खड़ा है और बॉल फुल टॉस आई और उसने ऐसे उठा करके शॉट मारा, तो बल्ले से जैसे गेंद टकराई, तो बल्ले से, मान लिया ये बल्ला है, इस बल्ले से गेंद टकराई यहां पर और ऐसे 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 जाती है टकरा करके गेंद ऐसे जाती है। तो जो गेंद बल्ले से टकराई और टकराने के बाद उसकी जो वो ऐसे जाती है ना उड़ती हुई हवा में, तो ऐसे उड़ती हुई हवा में दर्शकों के बीच में जाकर गिरती है, तो उसकी जो बल्ले से टकराने वाली गेंद की जो गति है वो भी क्या है? प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल यही लिख लेते हैं कि बल्ले से टकराए गेंद की गति, बल्ले से टकराई गेंद की गति। दूसरा उदाहरण, तोप से छूटे गोले की गति, तोप से छूटे गोले की गति। आर्टिलरी गन, जो इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन है, उनसे जो गोला छोटा जाता है, ऐसे गोला, ये गोला छोटा तो गोला ऐसे गिरता है जाकर के, तो उसकी गति भी क्या होगी? प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल होगी। ये एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। तोप से छोटे, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति। ये भी प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? छत से, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा छत से फेंकी गई गेंद की गति, गेंद की गति। देखिए कोई भी एग्जाम्पल हो बस जिसमें वक्र पथ पर गति कर रही हो वस्तु, वह सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? गुरुत्वांतर्गत प्रक्षेप्य की गति के एग्जाम्पल होते हैं। आप लोग नोट कर रहे हो। अब इसके कुछ सूत्र हैं, वे सूत्र फटाफट नोट कर लेते हैं। क्या क्या सूत्र हैं मैं आपको बता दूं, इसे अपना नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। ये सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है। तो पहला टॉपिक डालते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य का उड्डयन, प्रक्षेप्य यानी कि वह वस्तु जो फेंकी जा रही है, जो फेंकी जा रही है, तो उसका उड्डयन काल। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइट टाइम। क्या कहते हैं? फ्लाइट टाइम। जितनी देर वो उड़ा, जितनी देर वो हवा में उड़ा, कितने समय तक उड़ा, वो समय निकालना आता है। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उसका फॉर्मूला बता दूं, T बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। याद रखना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। T बराबर 2u sin थीटा। जितने वेग से वो फेंका गया था वो वेग है ये प्रारंभिक वेग। u का मतलब वह वेग, फेंकने वाला वेग जिससे फेंका गया था, प्रारंभिक वेग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। जितने वेग से वो फेंका गया था, यहां से फेंका गया था ना, तो वो वेग। थीटा कितने कोण से फेंका गया था? क्षैतिज से। क्षैतिज से कितने कोण से फेंका गया था? वो। जी गुरुत्व त्वरण, इसका मान 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर 10 भी लेते हैं इसका मान। क्या ले लेते हैं? 10 भी रख सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है? T बराबर 2u sin थीटा 0। अब ये कब अधिकतम होता है?
कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि साइन का मान सबसे अधिक होता है 90 डिग्री पर, तो थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल सबसे अधिक आएगा, यानी कि ऊपर हवा में सबसे अधिक रहेगा। कब? जबकि थीटा बराबर 90 डिग्री। ये पॉइंट नोट करना आप लोग। सेकंड जो उसमें है वो है प्रक्षेप्य की ऊंचाई, प्रक्षेप्य की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, ये आप लोग अपॉन 2g, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बिल्कुल वही u प्रारंभिक वेग, थीटा उसका कितने कोण से फेंका गया था वो कोण, g यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण, यह है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कहते हैं इसको, क्योंकि यह गति गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत हो रही है। अब हाइट कब अधिकतम तय करेगा? जब 90 डिग्री से फेंका जाएगा, याद रखना, साइन का मान 90 डिग्री, तब हाइट का अधिकतम तय करेगा। अब थर्ड नंबर की बात आती है प्रक्षेप्य की परास, प्रक्षेप्य की परास, प्रक्षेप्य की परास। परास को कहते हैं इंग्लिश में रेंज। क्या कहते हैं परास को? रेंज। और रेंज का मतलब अधिक से अधिक, जहां तक जा सके वो रेंज होती है, जहां तक जा सके। तो अधिक से अधिक क्षैतिज दूरी, अधिक से अधिक जो उसने क्षैतिज में दूरी तय करी होगी, भाई यहां से शुरू हुआ और यहां पर आकर के गिरा, तो एक तो दूरी ये है, एक तो दूरी ये है, ये वाली, ये तिरछी दूरी नहीं, सीधी दूरी जो तय करी उसने, आर दूरी। क्षैतिज जो उसने अधिकतम दूरी तय करी उसे कहते हैं आर, यानी कि प्रक्षेप्य की परास, रेंज। क्या फॉर्मूला बनता है रेंज का? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला बनता है, ये याद रखना है आप लोगों को, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। अब परास यानी कि किस कोण से फेंकूं, किस कोण से फेंकूं कि सबसे अधिक दूरी पर जाकर के गिरे, सबसे अधिक दूरी पर जाकर के गिरे। तो याद रखना 45 डिग्री से फेंकूं, 45 डिग्री से फेंकूंगा तभी सबसे अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा, क्योंकि साइन का जो अधिकतम मान है वो 90 डिग्री पर होता है। किस पर होता है? 90 डिग्री पर। अब यहाँ साइन 2 थीटा है, जब थीटा की जगह 45 रखूंगा तो 45 दूनी 90, तभी तो 90 आएगा ना पूरा। तो इसलिए जब किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकता हूं तो वो सबसे अधिक दूरी पर जाकर के गिरती है, सबसे अधिक दूरी पर जाकर गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सबसे अधिक परास कब होती है प्रक्षेप्य की? जब 45 डिग्री पर। जब कोई ऊंची कूद लगाए, जब कोई ऊंची कूद देखी आप लोगों ने, या फिर लंबी कूद, लंबी कूद लगाने वाला ऐसे आएगा पीछे से, फिर यहाँ पर जंप लेगा और ऐसे जाएगा, जंप लेकर के यहाँ से ऐसे जाएगा, तो सबसे उसे लंबी कूद, अच्छी कूद है अगर, तो उसे क्षैतिज से 45 डिग्री पर जंप लगाना होगा। कितने पर? 45 डिग्री पर जंप लगाएगा तो ऐसे जाकर यहाँ पर गिरेगा जाकर के, तो 45 डिग्री पर। ठीक है, गोला फेंकने वाला गोला फेंक रहा है तो क्षैतिज दूरी ये है, तो उससे 45 डिग्री पर गोला फेंकेगा या फिर उससे कम कोण पर फेंकेगा, तो ही उसकी परास क्या होगी, उसकी रेंज सबसे अधिक होगी। याद रखना, क्योंकि 45 दूनी 90 और साइन 90 का मान अधिकतम होता है, तो आर भी क्या होगी? अधिकतम। तो आर मैक्सिमम कब होगी, परास अधिकतम कब होगी? जब थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ये तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए। उसका उड़न काल यानी कि उड़ने में कितना समय लिया, उड़ने में उसने वो, उसकी अधिकतम हाइट, ऊर्ध्वाधर दूरी, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। प्रक्षेप्य की परास यानी कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी जो उसने क्षैतिज में तय करी हो, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन g। अब कब अधिकतम होती है? जब 45 डिग्री पर फेंकते हैं तब अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। याद रखना, r मैक्सिमम इक्वल टू थीटा बराबर 45 डिग्री। चलिए, आज की वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, करते हैं वीडियो का एंड। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही मजा आया होगा और पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इस शुद्ध गतिकी के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, सारे क्वेश्चंस के करेंगे जो आगे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे, एसएससी के या फिर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसके हम करेंगे, घबराना नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपने सुझाव दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।